नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। न जाने पिताजी मेरी बात पर विश्वास करें या न करें, इसका कुछ और ही निष्कर्ष निकाल लें। वे मुझे ही अपराधी कहने लगे और मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊं। परंतु तुम्हारे माता पिता को भी तो अपनी समस्या का समाधान करना है। जब तक यह नहीं होगा वो तो तुम्हें ऐसु भी ही कहेंगे। मैंने कहा, गुंजन हमारे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है। मैं उसकी बोली की मिठास, उसके लहकते बहकते बदन और सूर्य की किरणों में नहा रहे उसके यौवन का वर्णन करके आपकी पत्रिका का एक पन्ना भरना नहीं चाहता, क्योंकि गुंजन के बारे में कहने को और भी बहुत कुछ है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि इस लड़की ने मुझे डसा लिया है और यह इसी का प्रभाव है कि जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या पतझड़, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं समाचार पत्र देखने, फूलों को पानी देने या किसी और काम से प्रातः 7 बजे अपने द्वार पर खड़ा रहूं जब गुंजन उधर से गुजरती है। जिस दिन इस क्रिया में विघ्न पड़ जाए उस दिन दफ्तर में बैठे बैठे मुझे यूं अनुभव होता है मानो अफीम के आदि किसी व्यक्ति ने उस रोज गोली न खाई हो। हालांकि मुझे उस युवती से कुछ लेना देना नहीं है, बस एक मानसिक लगाव सा हो गया है। प्रातः 7 बजे जब वह लंबी डोरी वाला चमड़े का बैग कंधे से लटकाए साड़ी की सिलवटें ठीक करती और अपने घुंघराले केसों को कंधे पर झटकती बस पकड़ने के लिए मेरे मकान के सामने से गुजरती है, तो मानो एक छोटा संभव है कि गली के और भी लोग उस समय अपनी खिड़कियों से चोरी छुपे उसे देखते हों। किंतु बहुत से लोग ऐसी बातें छिपाए रखते हैं जो मैंने आपसे कह दी है। गुंजन एक पब्लिक स्कूल में टीचर है। स्कूल की बस निश्चित समय पर जाती है। एक बात जो मैं समझ नहीं पाया वह यह है कि इस आयु में तो यौवन ही यौवन का श्रृंगार होता है, फिर उसे इतना बन संवर कर निकलने की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक दिन एक नया रंग जूते से बिंदिया तक उसे घेरे रहता है। प्रत्येक फूल को अपनी सुगंध तथा सुंदरता के प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। इसलिए किसी को गुंजन के बन संवर कर निकलने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और यह बात भी है कि यदि अजीब सी भोंडी शक्लें, उल्टे सीधे चेहरे, नाना प्रकार की कैस और वेशभूषा में दिन भर वातावरण को दूषित करते रहते हैं, तो गुंजन की अदाओं, उसकी इस चाल पर तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। गुंजन से मेरा कोई निजी परिचय नहीं है। संभव है मुझे जानती हो, क्योंकि उसके पिता दीनानाथ जानते हैं कि मैं कोयला मंत्रालय में काम करता हूँ। दीनानाथ का ईंटों का व्यापार है। एक बार मेरी कोशिश से उन्हें कोयले की एक गाड़ी का परमिट उस समय मिला था जब उन्हें कोयले की बड़ी आवश्यकता थी। उनके भट्टे लगे हुए थे, वर्षा आने वाली थी और कोयला न मिलता तो उनका व्यापार चौपट हो जाता। कुछ दिनों के पश्चात दीनानाथ और उसकी पत्नी शांता मेरा धन्यवाद करने के लिए हमारे घर आए थे। कुछ मिठाई और फल दे गए थे। उस दिन शांता मुझसे बहुत प्रभावित हुई थी। बेशक उसकी मेरी पत्नी से अच्छी जान पहचान थी, किंतु उस दिन वह मेरे पास भी कुछ देर बैठी रही। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय मैं हस्तरेखा की एक किताब देख रहा था। शांता पुस्तक में बने हाथ के चित्रों को देखकर कहने लगी, भाई साहब, क्या आपको हस्तरेखाओं का भी ज्ञान है? यूं ही थोड़ी बहुत जानकारी किताबें देखते देखते हो गई है। आप किसी दिन इनका हाथ भी देखें। क्या कारण है कि लगातार 4 वर्ष से इन्हें व्यापार में घाटा पड़ रहा है? हम तो गुंजन के हाथ भी पीले नहीं कर पा रहे। मैंने पुस्तक रख दी और कहा, शांता जी, इन किताबों में क्या रखा है? मनुष्य का भाग्य उसकी मुट्ठी में होता है, लकीरों में नहीं। नहीं भाई साहब, मैं आपसे सहमत नहीं। दीनानाथ कह रहे थे, मनुष्य का कार्य तो कर्तव्य करते जाना है, किंतु जब प्रत्येक कदम ही उल्टा पड़े एवं प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया उल्टी हो जाए तो वह इसे भाग्य कहने पर विवश हो जाता है। यदि आप इस बार भी कोयला न दिलवाते तो हमारा भट्टा बैठ गया होता और हम मकान बेचने पर मजबूर हो जाते। इस भेंट के पश्चात दीनानाथ और शांता से हमारी जान पहचान बढ़ती गई। मैंने कई बार शांता को गली में उसकी पत्नी के साथ बातें करते हुए देखा, किंतु मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन गुंजन भी हमारे यहाँ आएगी। रविवार का दिन था। मैं कुछ फाइलें काम करने के लिए घर में ले आया था। खिड़की खोले इन फाइलों पर काम कर रहा था कि मेरी पत्नी गुंजन को साथ लिए मेरे पास आई और कहने लगी, आप नित उटपटांग प्रकार के लोगों के हाथ देखते रहते हैं, आज गुंजन का हाथ भी देखिए। आज प्रातः शांता जी मंदिर में मुझे मिली थी। बेचारी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। कहने लगी, आप भाई साहब से कहें गुंजन का हाथ भी देखें। संभव है कुछ पता चले कि भगवान मेरी प्रार्थना कब स्वीकार करेंगे।
गुंजन अपनी गुलाब की पंखुड़ी जैसी हथेली मेरे सामने रखी मेज पर खोले बैठी थी, जिसे मैं हाथ लगाने से झिझक रहा था। उसकी आंखें मधुशालाएं सी दिखाई दे रही थी, जिनमें न जाने कितने भावुक लोग डूब चुके होंगे। मेज पर रखे चाय के प्याले में से भाप उठ रही थी। गुंजन के सीने में भी कुछ ऐसी ही भाप उठने का गुमान हो रहा था, क्योंकि उसके नैनों के गुलाबी गुलाबी किनारे भीगते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं हाथ देखने का शीशा उसकी हथेली पर घुमाता हुआ लकीरों के जंगल में खो सा गया था। गुंजन चाय नहीं पी रही थी, चुप बैठी थी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि गुंजन जैसी सुंदर युवती को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने उसे सब कुछ दे रखा है। रही शादी की बात, सो ऐसी लड़की को ग्रहण करने के लिए तो लोग कतार बांधे खड़े होने चाहिए। वह खाते पीते घराने से संबंध रखती है। हथेली पर दिल, दिमाग, आयु, स्वास्थ्य और भाग्य की लकीरें बहुत अच्छी है। सूर्य के उभार पर लकीर जिसे भाग्य चमकता है और भी सुंदर है। बुध बृहस्पति के उभार बहुत अच्छे हैं। शनि का उभार भी दबा हुआ है और उसे होती हुई कोई रेखा दिमाग, दिल या जीवन रेखा से भी नहीं टकराती। मस्तिष्क की लकीर भी न कहीं टूटी है, न विनस के उभार पर गई है, जो इस लड़की के लिए कोई समस्या खड़ी हो। फिर इसके माता पिता इसके लिए परेशान क्यों हैं? इसलिए मैंने गुंजन से पूछना ही उचित समझा। गुंजन, तुम ही कहो, समस्या क्या है? वह कुछ मुस्कुराई और कहने लगी, अंकल, कोई विशेष बात नहीं है। यह बताएं कि मेरे घर के लोग मुझे अशुभ या मनहूस क्यों समझते हैं? गत 3-4 वर्षों से तो मैं मानो इस घर पर बोझ बन गई हूँ, जिसे वे कहीं न कहीं उतारना चाहते हैं। मेरे पिता तो यह समझने लगे हैं कि उनको जो भी कठिनाई आ रही है वह मेरे कारण ही है। नहीं गुंजन, तुम्हारे हाथ की लकीरों में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हें मान सम्मान मिलता होगा, लोग तुम्हारी ओर झुकते होंगे। तुम्हारे मित्र अधिक और शत्रु शायद ही कोई हो। नेकी और नेक दिली तुम्हारे स्वभाव में है। जीवन के आरंभ से अंत तक तुम्हें कोई आर्थिक कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए मैं समझ नहीं सका कि दीनानाथ और शांता बहन तुम्हें अशुभ क्यों समझते हैं। शायद इस कारण कि मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ और अभी मेरी शादी नहीं हो पाई। किंतु तुम्हारे हाथ में तो ऐसा कोई संकेत नहीं जिससे पता चले कि तुम्हारी शादी में कोई विघ्न पड़ सकता है। इसका एक कारण हो सकता है अंकल कि मेरे माता पिता जिस प्रकार से मेरी शादी करना चाहते हैं उस प्रकार के साधन उनके पास नहीं है। जैसा दूल्हा वो चाहते हैं वैसा उन्हें मिल नहीं रहा। गत कुछ वर्षों से पिताजी के साधन बढ़ने की अपेक्षा कम हुए हैं और जिस प्रकार की शादी मैं चाहती हूँ वह संभव नहीं हो रही। तुम किस प्रकार की शादी चाहती हो? मैंने पूछा। दौलत की नहीं, दिल की। मैंने शीशा उठाकर फिर गुंजन की हथेली की छानबीन की। सभी रेखाएं और उभार ठीक थे, किंतु सकारात्मक और नकारात्मक मंगल के दोनों उभार बहुत ही चपटे थे और सकारात्मक मंगल के स्थान पर तो मानो एक गड्ढा सा बना हुआ था, जिसका अर्थ था कि इस लड़की में न प्रहार का साहस है, न अपना बचाव कर सकती है। शायद उसने इसी वजह से मार खाई है। इसलिए मैंने गुंजन से कहा, यूं प्रतीत होता है मानो तुमसे धोखा होता रहा है, जिसे तुम रोक नहीं सकी और न ही तुझ में उसे बताने का साहस है। तुम्हारी यदि कोई समस्या है तो यही उसका मुख्य कारण है, नहीं तो तुम्हारे हाथ में मुझे कोई अन्य त्रुटि दिखाई नहीं दी। गुंजन ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी धुली धुली आंखों से आंसू अपनी कहानी कहने के लिए उसके गालों पर बह निकले। वह कुछ कहना चाहती थी, किंतु होठ कपकपा रहे थे। जुबान में बोलने का साहस नहीं था। मैंने उससे कहा कि वह पहले चाय पी ले, फिर बात करेंगे। कुछ क्षण के पश्चात उसके मस्तिष्क पर छाए हुए बादल उसके नैनों द्वारा बरस कर चले गए थे। पलकें अभी भी भीगी हुई थी, किंतु सीने का ज्वार भाटा थम गया था। मैंने कहा, गुंजन, साहस से काम लो। जो कुछ तुम्हारे मस्तिष्क में है उसे थूक दो। सीने में भरा विष उगल देने से तुम्हें राहत मिलेगी और यदि यह कोई भेद है तो सच जानो कि वह कभी तुम्हारे माता पिता तक नहीं पहुंचेगा। गुंजन ने अपने कंधों पर बिखरे बालों में उंगलियों से कंघी की और धीरे धीरे किसी लिपटे हुए फीते की भांति घूमने लगी। कुमार अंकल, वैसे कोई समस्या तो नहीं है। मेरी एक आधा भूल से अड़चन अवश्य उत्पन्न हुई है। एक लड़का भूषण बीएड में मेरा सहपाठी था। वह मेरे बहुत निकट आ गया था। मुझे भी उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वह किसी धनी बाप का बेटा नहीं था। मैंने सोचा था कि यदि मेरे माता पिता ने कभी मेरी पसंद पूछी तो मैं भूषण का नाम ही लूंगी। परीक्षा के दिनों में उसकी माँ बीमार हो गई, जिसके ऑपरेशन के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं था।
उसने मुझसे सहायता मांगी और मैंने भूषण से अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए उसे 2 बार 15-15 हजार रुपए दे दिए। यह राशि वह थी जो मैंने जमा कर रखी थी, किंतु न भूषण की माता बच सकी और न उसने मुझे वह राशि लौटाई। यहाँ तक कि वह कॉलेज छोड़कर ही चला गया। मेरे माता पिता को पता था कि मेरे पास कितना पैसा है, किंतु मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने परीक्षा के पश्चात नौकरी कर ली, ताकि अपने खाते में कुछ जमा करके अपने भेद को छिपाए रख सकूं। इस बीच माँ ने 2-3 लड़के बताए जो बहुत अमीर परिवारों से थे, किंतु वह व्यापारी किस्म के लोग थे जिन्हें शिक्षा, ज्ञान तथा सुंदरता से अधिक लेन देन में रुचि थी। माताजी मुझसे प्रत्येक बार पूछती, गुंजन 30-40 हजार तो तुम्हारे खाते में भी होंगे, और मैं हर बार उस लड़के को ही नापसंद कर देती। तो इसका अर्थ यह है कि गुंजन, कि तुमने अपनी भूल को छिपाने के लिए अपना भविष्य ही खराब कर लिया। अंकल, मुझ में जुबान खोलने का साहस ही नहीं था। इसके साथ मन में अभी तक आशा की डोर लटक रही थी कि संभव है भूषण जब मुँह दिखाने योग्य हो जाए तो यहाँ लौट आएगा। वह तो मुझ पर एक भंवरे की भांति मंडराया करता था। यह तो अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच एक और विस्फोट हो गया। वह क्या उसका भी तुम्हारे माता पिता को पता नहीं? थोड़ा बहुत पता है। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नेयर का भाई रंजन मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ऑफिसर है। एक दिन वह स्कूल आया, मेरी ओर देखता रहा, फिर वह रोज ही स्कूल आने लगा। मुझे उसकी नज़रों में वासना के तीर से तैरते दिखाई देते थे। मुझे उसके सामने खड़े होने में बहुत संकोच होता था, किंतु वह तो अपनी बहन से मिलने आता था और किसी न किसी बहाने बाहर या बहन के कार्यालय में मुझसे बातें करने का प्रयत्न करता था। एक दिन श्रीमती नेयर के बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। रंजन भी वहां आया हुआ था और पार्टी का प्रबंध कर रहा था। वह फिर मेरी ओर ही देखे चला जा रहा था। अन्य अतिथियों के सामने मुझे बहुत बुरा लग रहा था, किंतु वह मेरी ओर ही देखता चला जा रहा था। मैं ऊबकर मुंह हाथ धोने के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर के पश्चात वह वहां भी आ गया और कहने लगा, गुंजन, तुम गुंजन हो और मैं तुम्हारा भंवरा हूँ। गुंजन को कोई भंवरे से जुदा नहीं कर सकता। मैंने केवल तुम्हें पाने के लिए 1 मास की और छुट्टी ले ली है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, किंतु मेरी शादी का कोई विचार नहीं है। परंतु मेरा तो है, उसने द्वार बंद करते हुए कहा। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए और मैंने हाथ छुड़ाई तो उसने मेरी बाहें मरोड़ दी। मैंने भागना चाहा तो उसने मेरी साड़ी खींच ली। मेरा ब्लाउज फट गया। इसी संघर्ष में एक ड्रेसिंग टेबल उलट गई। खिड़की का शीशा टूट गया। श्रीमती नेयर भागी भागी आई और बोली, रंजन, यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गुंजन से कुछ प्यार हो रहा। मैं कुछ नहीं कह सकी। इसी परेशानी की अवस्था में बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी और वह घर चली आई। 1 सप्ताह के पश्चात श्रीमती नेयर अपने भाई को लेकर मेरे माता पिता से मिली। उन्होंने कहा, आपकी गुंजन और मेरा भाई रंजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है, गुंजन को अपने बागों की रानी बना देगा। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है और न हमें लड़की के अतिरिक्त कुछ और चाहिए। हम केवल गुंजन चाहते हैं। मेरे माता पिता ने इस प्रस्ताव के विषय में मुझसे पूछा तो मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं इसके साथ शादी करना नहीं चाहती, न ही मुझे उससे कोई लगाव है। वह कुछ दिनों से स्कूल में अवश्य आ रहा है, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह मुझ पर प्यार का आरोप लगा दे। मैं वहाँ पढ़ाने जाती हूँ, प्यार करने नहीं। मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत बल दिया कि लड़का जवान है, सुंदर है, अमीर है, इतना बड़ा अधिकारी है, माननीय परिवार का सदस्य है, घर की जमीन जायदाद है। इससे अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा? और सबसे बढ़कर यह कि लड़के वाले रिश्ता मांग रहे, अधिक लेना देना भी नहीं होगा। परंतु मैंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मुझे तो उन लोगों से घृणा सी हो गई थी। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे एक और पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैंने वह स्कूल ही छोड़ दिया। क्या तुमने दीनानाथ को उस घटना के बारे में नहीं बताया? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। न जाने पिताजी मेरी बात पर विश्वास करे या न करे, इसका कुछ और ही निष्कर्ष निकाल ले। वे मुझे ही अपराधी कहने लगे और मैं उनकी नजरों में गिर जाऊं। परंतु तुम्हारे माता पिता को भी तो अपनी समस्या का समाधान करना है। जब तक यह नहीं होगा वो तो तुम्हें अशुभ ही कहेंगे। मैंने कहा, इसलिए तो आपके सामने हाथ फैलाकर बैठी हूँ। आजकल रंजन फिर छुट्टी पर आया हुआ है और मेरे माता पिता पर फिर दबाव डाला जा रहा है। हमारे किसी भी रिश्तेदार को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। सभी को लड़का और घर-बार पसंद है। सब मेरी ओर देख रहे हैं, मानो मैं कोई अशुभ छाया हूँ जिससे वह जितना जल्दी संभव हो छुटकारा पाना चाहते हैं। आप मुझे यह बताएं कि क्या मेरे भाग्य में कोई भला मनुष्य है या मुझे अपनी गर्दन इस कुत्ते के सामने
ही रखनी पड़ेगी। गुंजन चली गई है। मेरी पत्नी खाली प्याली उठाकर ले गई है और मैं फाइलों पर नजरें घुमाता हुआ सोच रहा हूँ कि क्या सब कुछ रेखाओं पर ही छोड़ दिया जाए। रेखाएं रास्ता हैं, मंजिल तो नहीं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।